हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन पर आशा करता हूँ सब लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वह उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश के नेशनल राष्ट्रीय पार्क हैं, जो उत्तर प्रदेश के जो पार्क हैं और वहाँ उत्तर प्रदेश में जो भी अभ्यारण्य हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उनके बारे में मैं आपको इस सेशन में बहुत ही विस्तृत तरीके से बताऊंगा। अतः यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वर्दी पहनने का सपना है आपका, तो यह सेशन आपकी जो वर्दी पहनने का सपना है उसमें बिल्कुल सहायक सिद्ध होगा। ये मेरा वादा है। बस केवल आपको सिर्फ काम यह करना है कि इस सेशन को कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस न जाए। छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की झीलें और भारत की झीलों के संबंध मैंने 2 सेशन बना दिए। उन वीडियो का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा, जाके प्लीज जरूर देख लीजिएगा। के बारे में बता, राष्ट्रीय पार्क किसे कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहता हूं, उसे आप देख लीजिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, हमारा पॉइंट यही रहेगा। तो देश में सर्वप्रथम, देश मतलब भारत में सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण संगठन उत्तर प्रदेश में खोला गया था। अगर पूछा जाता है कि अपने इंडिया में किस राज्य में सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण खोला गया था, तो बता ले जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में। किसमें मित्र? उत्तर प्रदेश में खोला गया था। यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण, वन्य जीवों और प्राकृतिक आवास के संरक्षण और विस्तार का कार्य करता है। तो जो वन्य जीव संरक्षण संगठन है उसका जो कार्य है मित्र, वो जैव विविधता का संरक्षण करना, वन्य जीवों का, प्राकृतिक आवास स्थलों का और संरक्षण और विस्तार का कार्य करता है। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्रफल का, उत्तर प्रदेश में जितने भी वन पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी वन पाए जाते हैं उसका जो टोटल एरिया का 1/3, ये पॉइंट याद रखना मित्र, भाग पर वन्य जीव संरक्षण के नियंत्रण में है। आपको क्लियर हो गया कि उत्तर प्रदेश में जितने वन्यजीव संरक्षण हैं उसमें से 1/3 भाग, 1/3 भाग किसमें है? वन्यजीव संरक्षण संगठन के नियंत्रण में है। उसके बाद सन 1935 में, वही 1935 जिस समय भारत शासन अधिनियम 1935 लागू किया गया था, 35 में देश में मतलब भारत में पहली बार वन्यजीव संरक्षण के संबंध में तत्कालिक उत्तर प्रदेश जो वर्तमान समय में क्या है मित्र? उत्तराखंड है। उत्तराखंड में देहरादून में, कहां पर मित्र? देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव विहार, बिल्कुल ध्यान दीजिए मित्र, कौन सा? मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। फिर समझिएगा कि 1935 में देश में पहली बार वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में तत्कालिक उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तर प्रदेश नहीं था, वर्तमान समय वो जो एरिया है जिसमें मोतीचूर वन्यजीव विहार है वो उत्तराखंड में जा चुका है। क्यों? उत्तराखंड कहां में चला गया? उत्तराखंड अलग राज्य बन गया वर्ष 2002 में, सॉरी 2000 में नहीं, 2000 में। और कहां पर? देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना हो गई। वर्तमान इसका नाम क्या है? राजाजी नेशनल पार्क। वर्तमान में अगर पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में, तो उत्तराखंड में। किस मित्र? उत्तराखंड में सबसे पहले ये देश का पहला नेशनल पार्क था। क्या था? राष्ट्रीय पार्क था। वर्तमान में इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क है, जो कहां पर है? देहरादून में मित्र। इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी। आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे, हर पॉइंट को नोट करते जाएं। आपको उस वर्दी की कसम जिसे आप अपना लक्ष्य बनाकर गेन करना चाहते हैं, हर पॉइंट को नोट करते जाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने इस सेशन को कंप्लीट देख लिया तो कोई क्वेश्चन राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य है वहां से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो देखिएगा, वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित वन्य जीव संरक्षण केंद्र की संख्या 24 है। नोट माय लॉर्ड, आप इसे बिल्कुल नोट कर लें। अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण केंद्र कितने हैं, तो 24 हैं। बताइए लाल लालियो, किसकी समझ में नहीं आया? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बनेगा। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने वन्यजीव संरक्षण केंद्र हैं, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, 24। कितना? 24 होना चाहिए। भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था, भारत की में जो वन्यजीव संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था है
उसे भारतीय वन्यजीव क्या कहा जाता है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड कहा जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है मित्र, प्रधानमंत्री होता है। जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण बोर्ड है, क्या मित्र, भारतीय वन्यजीव संरक्षण बोर्ड है, उसका जो अध्यक्ष होता है, जो हेड होता है, वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। जैसे इस समय भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद 1936 में, 1935 में मैं आपको बता चुका हूं, 1936 में उत्तराखंड में स्थापित हेली राष्ट्रीय पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है, पहला राष्ट्रीय उद्यान था। कौन सा था, पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसे नोट कर लीजिए माय लॉर्ड कि 1936 में, कहां पर मित्र, 1936 में स्थापित। तब यह उत्तराखंड नहीं था, स्थापित हेली राष्ट्रीय पार्क। कौन सा, हेली राष्ट्रीय पार्क, जिसे वर्तमान समय में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यह देश का, मतलब भारत का, पूरे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। बताइए किस मित्र की समझ में नहीं आया। आप चिंता न करें, उत्तर प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय पार्क हैं वो आपको रटा दूंगा, इस बात का दावा के साथ कह सकता हूं मैं। आगे देखिए, बस सेशन को कंप्लीट देखिए। अब मैं आपको छोटी सी एक बात और बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय पार्क और जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसमें कुछ अंतर होता है मित्र। क्या होता है, डिफरेंस होता है। इस अंतर को थोड़ा समझ लीजिए। जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं और वन्यजीव संरक्षण होते हैं, उनमें कुछ अंतर होता है जो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपको अन्य हाईएस्ट एग्जाम की तैयारी करो आप वर्दी पहनने के बाद कि मुझे, मेरा सपना पीसीएस बनना है या एसआई बनना है, तो हो सकता है कि वहां से ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। आपकी जड़ शुरू से ही मजबूत हो जाएगी। तो देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, जिसे नेशनल पार्क कहा जाता है, और वन्यजीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, उनको प्लीज एक बार देख लीजिएगा। तो राष्ट्रीय उद्यान जिन्हें नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है, उनको देखिए। राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। ये किसके लिए बनाया जाता है, वन्यजीव संरक्षण के लिए बनाया जाता है। इसे कुछ नियमों के अंतर्गत इसे चलाया जाता है। इसमें जानवरों को रखा जाता है। किसमें मित्र, इसमें जानवरों को रखा जाता है। किसमें, वन्यजीव संरक्षण जो राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है मित्र, राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें किसको रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है। यह पूर्णतः दूसरा पॉइंट है मित्र कि यह पूर्णतः सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई भी पर्सनल भागीदारी नहीं होती। अर्थात जो भी राष्ट्रीय पार्क होगा वो टोटल सरकार के अधीन कार्य करेगा। इसमें किसी व्यक्ति, जो पर्सनल व्यक्ति होते हैं, आम जनता, कोई इसमें रोल नहीं होता कि आप सोचें कि आप राष्ट्रीय पार्क में जाकर के अपनी हिस्सेदारी खरीद लें। ऐसा नहीं होता है शेयर मार्केट की तरह से। तो जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं, यह पूर्णतः सरकार के 100% पूर्णतः सरकार के अधीन होते हैं, और इसमें पर्यटकों को आने जाने की अनुमति नहीं होती। हाँ, इट इज राइट। इस पॉइंट को याद रखना मिलोड, इस पॉइंट को याद रखना कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, हालांकि कुछ अनुमति होती है, कुछ जोन होता है जो बाहरी दृष्टि से देखा जा सकता है उसमें, और लेकिन अंदर वाले जोन होते हैं, उसमें दो जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं राष्ट्रीय उद्यान में। उसमें 2 जोन में हम लोग जा नहीं सकते। एक जोन होता है जो बाहर की तरफ होता है, उसमें थोड़ा हम टहल सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इसमें पर्यटकों को आने की अनुमति नहीं दी जाती है। कानून सख्त होता है। कैसा होता है, कानून सख्त होता है। तीसरा पॉइंट मिलोड, ये भी आपका नोट करने लायक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय उद्यान को सभी जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। हाँ, पॉइंट किसके लिए, सभी जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद किसी एक विशेष प्रकार के जानवर के लिए नहीं बनाया जाता। यह मानव गतिविधियों से पूर्णतः प्रतिबंध होता है। अर्थात जो राष्ट्रीय पार्क होता है मित्र, नेशनल पार्क होता है, वो सभी जीवों के लिए बनाया जाता है, किसी एक जानवर के लिए नहीं होता। जैसे आप सोचें कि शेर के लिए बना दिया जाए, बाघ के लिए बनाया दिया जाए, ऐसा नहीं होता। मैं जितने भी जानवर होते हैं, चाहे बाघ हो, शेर हो, लोमड़ी हो, या बंदर हो, गोरिल्ला हो, सभी के लिए वो होता है। वो किसी एक पर्सनल के लिए नहीं होता है। यहां मानव गतिविधियां पूर्णतः क्या होती है मित्र, प्रतिबंधित होती है। वही बात आपकी की गई है, ये वाली की गई है। ये आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद ये मैंने राष्ट्रीय पार्क के बारे में बताया। अब देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, सेंचुरीज के बारे में। किसके बारे में, वर्ल्ड वाइड सेंचुरी के बारे में देखते हैं। तो देखिए,
इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य जीव जंतु, पशु पक्षी या फिर वन संपदा को संरक्षित करना है। इसमें क्या होता है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, जो वर्ल्ड वाइड सेंचुरी होते हैं, इसमें वन्य जीव भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, और जो वन संपदा होती है मोस्टली, जैसे वन संपदा मान एक एरिया है, ठीक है, उसकी संरक्षण के लिए ये वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। भारत सरकार या अन्य किसी संस्था द्वारा यह संरक्षित पशु विहार या पक्षी विहार होता है। इसमें कोई भी संस्था है वो इसमें अपनी पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन राष्ट्रीय पार्क में नहीं कर सकती है। उसे हम वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य में किसी विशेष जानवर के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, किसी विशेष पक्षियों के लिए बना दिया जाता है, ठीक है। इसमें मानव गतिविधियां की जा सकती हैं, लेकिन इसमें नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय पार्क में, वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या होता है मित्र, इसमें अनुमति होती है। जैसे यहाँ पर चिड़िया होती हैं, बतख होते हैं, गिद्ध होते हैं, ये किसके लिए है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य में होते हैं। इसके बाद और पॉइंट मित्र आपको बताना चाहता हूं कि जैसे इसके बाद अगर आपसे पक्षी विहार पूछा जाता है, पक्षी विहार किसे कहते हैं, तो पक्षी विहार के लिए ऐसे प्राकृतिक स्थल पूछा जाए, पक्षी विहार किसे कहते हैं, तो ऐसे प्राकृतिक स्थल जो पक्षियों के रहने के लिए अनुकूल एवं उसे संरक्षित किया गया हो, अर्थात वह पूरी तरीके से पक्षियों के संरक्षित उद्यान होते हैं। अर्थात ऐसा प्राकृतिक स्थल जहां पर पक्षी आराम से रह सकें, किसी प्रकार की उन्हें दुख परेशानी ना हो, तो उसे पक्षी विहार क्षेत्र घोषित किया जाता है। इतनी बात आपको मित्र समझ में आ चुकी होगी। उसका आगे देखते हैं। हाँ, और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें और देखिएगा, फिर हम सीधे अपने पॉइंट में चलेंगे। देखिए, हाँ पॉइंट, अब देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में आपको स्पष्ट बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं। मैंने कितने बताए थे, 24 बताए थे। कितने, 24 बताए थे। इसमें पहला देखिए, पहला जो राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। नोट कर लीजिए मित्र मेरा, ये पूछा जा सकता है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल से नोट करिए, प्रदेश में मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 480 वर्ग किलोमीटर है। जिले में पूछा जाए कि ये कहां पर है, तो ये मोस्टली लखीमपुर खीरी है। कौन सा मित्र, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जनपद में फैला हुआ है। अर्थात भारत और नेपाल की सीमा पर है। ये किस पर है, भारत और नेपाल की सीमा पर है। पूछा जाएगा राष्ट्रीय जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस जिले में, तो मोस्टली आप लगाएंगे, अगर पीलीभीत नहीं होता है तो आप स्पष्ट रूप से लगाएंगे लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी वही जिला उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इसे आप नोट कर सकते हैं पॉइंट को। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप ये बताइए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी है। और लखीमपुर खीरी जिले में ही मित्र, हाँ लखीमपुर खीरी जिले में ही आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तर प्रदेश का मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है मित्र। दो नहीं है उत्तर प्रदेश में, केवल एक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो बता ले जाएंगे एक है। कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। और लखीमपुर खीरी जिला वही जिला है जहां जो नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल से सीमा रेखा बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। आप बता सकते हैं इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी जो स्थापना है वो 1968 में हुई थी। कब हुई थी मित्र, 1968 में हुई थी, दुधवा पशु विहार के रूप में। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे कब दिया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्र, फंसोगे नहीं बिल्कुल भी, आप ध्यान दीजिए। तो इसे जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, इसे राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया बच्चा, तो बता सकते हैं 1977 में, 1977 में। मित्र तैयारी सभी लोग करते हैं, सभी लोग बैच परचेज करते हैं, लेकिन बैच परचेज करने वाली संख्या लाखों में होती है। जो आप पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, आपको कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, कुछ अलग देखना पड़ेगा, और अलग पढ़ने के लिए आपको कुछ अलग गतिविधि, अलग एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा में से याद करिए कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला था, तो 1977 में मिला था। कब मिला था, 1997 में मिला था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में हुई बच्चा। कब हुई है, 1968 में हुई है। अच्छा, इसका विस्तार
इसके विस्तार में बात की जाए तो मित्र ये विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो विस्तार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किशनपुर वन्य जीव विहार, इसमें मतलब जो आपका दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, इसमें कौन कौन से वन्य जीव विहार या टाइगर प्रोजेक्ट शामिल है वो जरा देखिए। किशनपुर वन्य जीव विहार जो आपका दुधवा राष्ट्रीय पार्क के तहत ही आता है। कतरन घटिया, कतरनिया घाट बोलते हैं, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार क्षेत्र को संयुक्त रूप से क्या किया गया, संयुक्त रूप से इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी, इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखिए लखीमपुर खीरी आपका इस पर ये रहा, आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर राष्ट्रीय पार्क है, ये दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, लखीमपुर खीरी में और पीलीभीत जिले में ये पड़ता है। और यह मोस्टली उससे किससे नेपाल से सीमा रेखा बनाता है। इसमें क्या आपको इसमें क्या क्या चीज मिलेगी, बाघ भी मिलेंगे और बारहसिंगा भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे, बाघ भी मिलेंगे और बारहसिंगा भी मिलेंगे। अच्छा, जो टाइगर प्रोजेक्ट है मित्र, जिसे आप शब्द देख रहे हैं, इस टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। कब हुई थी, 1973 में। अगर पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय बाघ प्रोजेक्ट यह परियोजना कब चलाई गई, तो 1973 में चलाई गई थी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यह पॉइंट इंपोर्टेंट है मिलोड, इसे नोट कर लीजिए कि बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इंपोर्टेंट है मित्र, इसे बिल्कुल नोट करिएगा, बिल्कुल नोट करिएगा। इसके बाद यहां पाए जाने वाले अन्य जीवों में भालू पाया जाता है। कहां पर, दुधवा राष्ट्रीय पार्क में हाथी पाया जाता है, सांबर, चीता, सींगी, गैंडा, मगर, जो घड़ियाल होते हैं वो अन्य दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं। जिसमें जैसे देखेंगे दुर्लभ जंतुओं में डिसेप्स हेयर है, सेवरन है और चरज है। इस प्रकार के ये जीव इस तरह इसमें पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपके जेहन में और आपने नोट कर लिया होगा, अच्छी तरह बस गया होगा। आगे देखते हैं मित्र, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश के वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी मित्र, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। जरा देखिए, इसमें सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा सर्वप्रथम 1956 में, कब मित्र, 1956 में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए, किसके लिए, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रदेश में वन्य जीव परीक्षण संगठन, कौन सा मित्र, वर्ल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। कब की गई थी, 1956 में। इस पॉइंट को ध्यान रखना, अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में की गई थी। और इस संगठन की स्थापना का प्रमुख वन्य जीव विहार निम्नलिखित है। इस जो योजना है, ये जो संगठन है, इसके जो वन्य जीव विहार है वो इस प्रकार है जो आप देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। कौन सा मित्र, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। फिर ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में जीव परीक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी, इस पॉइंट को याद रखें, 1956 में की गई थी। बस उसके बाद चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, इसके बारे में देखिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है मित्र, यह प्रदेश का मतलब यूपी का, किसका मित्र, यूपी का पहला वन्यजीव विहार है। नोट कर लीजिए मित्र, इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, प्रिय मेरे मित्र, इसको नोट कर लीजिए मिलोड कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, यह उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है जो आपका चंदौली जिले में है। कहा मित्र, चंदौली जिले में है। अगर आप उत्तर प्रदेश के मैप में देखेंगे तो चंदौली आपको यहां मिलेगा। कहां मिलेगा, यही चंदौली है मित्र, जो लगभग बिहार से थोड़ा सटा हुआ है चंदौली। यहां पर कौन सा है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। कौन सा मित्र, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। आप इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है जो उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले में स्थापित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1957 से घोषित किया गया था, क्योंकि 1956 में जीव परीक्षण संगठन की स्थापना हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो पहला वन्यजीव विहार घोषित किया गया था वो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो चंदौली जिले में है मित्र।
आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ रही होंगी। इसमें कौन कौन से पशु व पक्षी पाए जाते हैं? तो चिंकारा, सांबर, तेंदुआ, भालू और नीलगाय जैसे इसमें पशु पक्षी पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका किशनपुर वन्यजीव विहार। कौन सा मित्र? किशनपुर वन्यजीव विहार। ये आपका कौन सा है? किशनपुर वन्यजीव विहार। और किशनपुर वन्यजीव विहार है ये मोस्टली मित्र लखीमपुर खीरी में। कहां पर मित्र? लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव विहार मित्र। इसे 1972 में स्थापित किया गया था। ध्यान दीजिए, चंद्र प्रभाव को भी स्थापित किया गया था 1957 में। और जो किशनपुर वन्यजीव विहार है इसे 1972 में स्थापित किया गया था। और किशनपुर वन्यजीव विहार मित्र कहां पर है? तो वहीं पर है जहां उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। कौन सा? तो बता सकते हैं दुधवा राष्ट्रीय पार्क, लखीमपुर खीरी में। कहां पर मित्र? लखीमपुर खीरी में। तो किशनपुर वन्यजीव विहार मित्र कहां पर है? तो बता सकते हैं लखनऊ में, लखीमपुर खीरी मित्र। कहां पर? लखीमपुर खीरी में। तो आपको मैंने एक राष्ट्रीय पार्क याद करा दिया, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है लखीमपुर खीरी जिले में। दूसरा मैंने वन्यजीव विहार बताया, वन्यजीव विहार बताया वो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, यह चंदौली जिले में है। किशनपुर वन्यजीव विहार है वो आपका लखीमपुर खीरी में है। मोस्टली इन पॉइंटों को आप याद रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस संबंधी। लेकिन आप डीपली थोड़ी तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इन बातों पर गौर करना पड़ेगा, इन बातों पर गौर करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं मित्र। आगे दिया हुआ है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कौन सा मित्र? कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। यह महत्वपूर्ण है, पूछा गया परीक्षा में, यह परीक्षा में पूछा गया कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। तो यह मित्र किस जिले में? बहराइच जिले में। कहां पर मित्र? बहराइच जिले में। अगर पूछा जाता है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहां पर है तो बहराइच जिले में। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में हुई थी। इसका एरिया वेरिया नहीं पूछा जाता हालांकि। और यहां पर क्या क्या चीज पाई जाती है किशनजीव वन्यजीव विहार में? मोस्टली यहां पर टाइगर, एक टाइगर प्रोजेक्ट भी है वो आपको बताऊंगा। यह घड़ियाल पाया जाता है और दुर्लभ प्रकार के मैदानी जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाई जाता है इसमें और दुर्लभ प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो पूछा जाता है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहां पर है तो बता ले जाएंगे बहराइच में। कहां मित्र? बहराइच। और बहराइच आपका कहां पड़ता है? बिल्कुल लखीमपुर खीरी के पास में पड़ता है। जो लखीमपुर खीरी है उसके पास पड़ता है कतरनिया घाट। देखो ये बहराइच है और यहां पर कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है मित्र। अगला है मित्र, अच्छा इसके बारे में थोड़ी सी और बातें। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, लेकिन जो किशनपुर वन्यजीव विहार है 1987 में। कब मित्र? 1987 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया गया था। किसमें? टाइगर प्रोजेक्ट में से शामिल कर दिया गया। ये फैक्ट पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिए कि इसे कब शामिल किया गया था। ऐसा कौन सा राष्ट्रीय वन्यजीव विहार है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था? तो किशनपुर वन्यजीव विहार है मित्र, इसे आप याद कर लेंगे। उसके बाद अगला दिया हुआ है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। और मोस्टली जो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है मित्र ये आगरा और इटावा के मध्य है। कहां पर मित्र? आगरा और इटावा। जो आप यहां से सेशन देख रहे हैं ये आगरा में है और ये मोस्टली यहीं पर है। कौन सा? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। इसमें मोस्टली घड़ियाल पाए जाते हैं मित्र। क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल इसमें बहुत पाए जाते हैं, डॉल्फिन बहुत पाई जाती है और मगरमच्छ बहुत पाई जाती है। तो राष्ट्रीय चंबल नदी है उसमें मोस्टली घड़ियाल पाए जाते हैं। इस टाइप के देखो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये इस प्रकार घड़ियाल पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। तो आप इतना याद रखेंगे कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है वो कहां पर है तो आगरा और इटावा में मित्र। कहां पर? आगरा और इटावा में है। अब देखिए इसकी प्रशासन व्यवस्था 3 राज्यों में है। जो आपका जो चंबल राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है मित्र, इसको 3 राज्य मैनेजमेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश करता है, मध्य प्रदेश करता है और राजस्थान करता है। क्योंकि यह नदी है चंबल नदी तीनों राज्यों में होकर प्रभावित होती है। तो तीनों राज्य इसको संरक्षित करते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यह फैक्ट पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा राष्ट्रीय ऐसा कौन सा वन्यजीव विहार है जिसे 3 राज्यों द्वारा संरक्षित प्राप्त है? तो आपका वही है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है मित्र। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में याद रखिए। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, वो जरा देखिएगा।
मित्र मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, बगैर मेहनत के कोई आप मुकाम हासिल नहीं कर सकते। अब देखिए कुछ याद करने वाली बातें हैं। भारत का सबसे बड़ा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का, अपने देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा मित्र? जो क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय पार्क है मित्र। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लेह लद्दाख में है, जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। भारत में इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें जो लद्दाख है उसमें कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय पार्क है। यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है मित्र। अगर उसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। सबसे बड़ा कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पढ़ा होगा आपने। वहां पर साउथ बटन, नाम क्या है उसका, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान या साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क है, जो इंडिया का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है मित्र। आशा करता हूं ये पॉइंट आपके समझ में आ रहे होंगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं मित्र। आगे दिया हुआ है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। कौन सा मित्र? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है मित्र, यह मेरठ में भी है, बिजनौर में भी है, मुरादाबाद में भी है, मुजफ्फरनगर में भी है, अमरोहा में भी है। मतलब हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है वो आपके 5 जिलों में विस्तृत है। कितने जिलों में? 5 जिलों में विस्तृत है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। चाहो तो याद कर लो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और इसमें मोस्टली लकड़बग्गा, मगरमच्छ और चीतल जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं मोस्टली। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है मोस्टली 5 जिले में, मेरठ में पाया जाता है। क्वेश्चन आपका इस तरह बनेगा कि हस्तिनापुर वन्यजीव जो विहार है वो निम्न में से किस जिले में नहीं है, यह पूछा जाएगा। 4 तो इसमें होंगे, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, और तीसरा आपका आगरा दे दे तो आगरा में नहीं है। बोल दीजिए उससे आगरा में नहीं है भाई, क्यों गलत क्वेश्चन दे देते हो। तो मेरठ में भी है, बिजनौर में भी है, मुरादाबाद में भी है, मुजफ्फरनगर में भी है, अमरोहा में। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है मित्र, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, ये वाला, ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी पार्ट है, यहां पर है मोस्टली ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही हो। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार भी है। इसे नोट कर लीजिए मिलॉर्ड, इसको नोट करिए कि हस्तिनापुर जो वन्यजीव विहार है यह प्रदेश का, अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बच्चा जिसने यह नोट नहीं किया, इंपोर्टेंट इसे नहीं समझा, तो उसके लिए वही जिम्मेदार होगा, मैं नहीं। मेरा कार्य सिर्फ बताना है, पढ़ाना है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार है, तो बता ले जाएंगे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो 5 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 5 स्टेट में फैला हुआ है। मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और अमरोहा। आप 2-3 बार याद करोगे मित्र, याद हो जाएगा। उसके बाद आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखें, आगे वाला है पीलीभीत वन्यजीव, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। कौन सा मित्र? पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, जो आपको ये रहा दूसरे नंबर पर, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। यह पीलीभीत जिले में है। आपसे एक बात ये क्लियर होगी, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य ये पीलीभीत जिले में है। और इसकी स्थापना जब मोदी सरकार थी, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आती है तब इसे टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया गया। किसका मतलब? टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया गया था। किसका मतलब? टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया। इसमें बाघ भी है, तेंदुआ भी, बारहसिंगा भी है और हिरण भी है। इसमें चमगादड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चमगादड़ ये पाए जाते हैं। मगरमच्छ भी है, सलाथ भी है। सलाथ जानते हैं आप लोग? सलाथ एक ऐसा भालू जैसा छोटा सा जीव होता है जो 24 घंटे में से 17 घंटे उल्टा लटका रहता है अपने पेड़ पर, और पूरा जीवन केवल 8 पेड़ों पर गुजार देता है। सलाथ उसे कहा जाता है। भालू जैसा छोटा जानवर होता है वो, और 1 महीने में 2 से 3 बार केवल सोच के लिए नीचे उतरता है, इतना आलसी है वो। तो देखिए, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, अमरोहा में। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इसके साथ पीलीभीत वन्यजीव विहार है, इसे टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा 2014 में दिया गया है और यह पीलीभीत जिले में है। हाँ, उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं, उन्होंने जरा देख लीजिए कि केला श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो केला श्रृंखला है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी है,
कैलाश पर्वत श्रेणी है, उसे टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखिए। आगे चले, आगे दिया हुआ है जो महत्वपूर्ण है मित्र, बिल्कुल स्किप मत करिए, स्किप करेंगे आप जिम्मेदार होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर चले जाए तो आप इस सेशन को डिसलाइक करके जाइएगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन आपका छूटे तो। कछुआ वन्यजीव विहार कौन सा मित्र? कछुआ वन्यजीव विहार। अगर पूछा जाता है कछुआ वन्यजीव विहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्र, पूछा जाता है कि कछुआ वन्यजीव विहार कहां पर है, तो मित्र ये वाराणसी में है। कहां पर मित्र? सॉरी, वाराणसी में है। कछुआ वन्यजीव विहार मित्र कहां पर है? वाराणसी में। पूछा जा सकता है तो बता सकते हैं कि कछुआ, अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान समय में, उत्तर प्रदेश सरकार करंट अफेयर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान समय में कछुआ प्रजनन संरक्षण केंद्र स्थापित कर रही है, वो आपका किस जिले में है? आपके लिए क्वेश्चन है ये, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। सॉरी। तो कछुआ वन्यजीव विहार कहां पर मित्र? ये वाराणसी में, और 7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो गंगा नदी है आपकी। कौन सी मित्र? गंगा नदी में बनाया गया है मोस्टली। कहां पर? गंगा नदी में। संबंधित पशु इसमें कहा मांसाहारी कछुआ, इसमें क्या है? मांसाहारी कछुआ। यह गंगा नदी में रामनगर से लेकर के राजघाट, कहां से? जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी इस तरह बह करके आ रही है, तो ये लगभग 7 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है इस तरीके से। और यह रामनगर से लेकर के, यहां मान लो चलो ये रामनगर है, और ये क्या है? राजघाट है। ये क्या है? राजघाट। लो 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव विहार है ये। इसे यार नोट कर लेंगे। प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा, पहला कौन सा था जो मैंने जस्ट आपको भी बताया, उसके बाद दूसरा ये है। क्षेत्रफल में वो सबसे बड़ा था, दूसरे नंबर पर ये आता है। कौन सा? कछुआ वन्यजीव विहार, जो वाराणसी में है। आशा करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद जो महावीर स्वामी, कौन सा मित्र? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। कौन सा मित्र? ये दूसरे नंबर पर महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है मित्र, ये ललितपुर जिले में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट करिए मित्र मेरे, कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहां पर है, तो बता ले जाएंगे कि ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। कहां पर है? ललितपुर में। और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। यहां पर बंदर पाए जाते हैं, मोर पाए जाते हैं, तेंदुआ पाए जाते हैं, नीलगाय बहुत पाई जाती है, लंगूर पाए जाते हैं और सांवर पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा कौन सा बताया था मैंने? देखिए, अगर नहीं आपको याद रहा है तो देखिए, हस्तिनापुर था, यह सबसे बड़ा था। हस्तिनापुर था, यह सबसे बड़ा था। दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर कछुआ वन्यजीव विहार, जो वाराणसी में है। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ललितपुर में कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। मित्र तीनों फैक्ट इंपोर्टेंट हैं, आप खुद डिसाइड कर लीजिए, खुद सोच लीजिए ये फैक्ट अपने आप में कितने इंपोर्टेंट है। तो एक बार फिर बताऊंगा, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो 5 जिलों में फैला हुआ है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। दूसरे नंबर उससे छोटे नंबर पर आता है वो कछुआ वन्यजीव विहार, जो वाराणसी में है। तीसरे नंबर पर अगर पूछा जाता है कि प्रदेश का, मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो बता ले जाएंगे महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो आपके उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। ललितपुर जिला आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ललितपुर जिला है। कौन सा है? ललितपुर जिला है। हाँ मित्र, इंपोर्टेंट और बात है जिसको याद करने लायक है, इसको याद रखिएगा कि केबुल लामजाओ जो मणिपुर में, क्या ये राष्ट्रीय पार्क है? क्या है मित्र? राष्ट्रीय पार्क है। केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कैसा? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। केबुल लामजाओ कहां पर है? मणिपुर में। किस झील में है? लोकटक झील में है। पूछा जाए लोकटक झील कहां पर है, तो मणिपुर राज्य में। इसी में केबुल लामजाओ, कौन सा मित्र? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है जो मणिपुर में है। यह तैरता हुआ विश्व का, इंडिया छोड़िए, उत्तर भारत छोड़िए, ये विश्व का सबसे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। मात्र एक यही है केवल, केबुल लामजाओ विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। आशा करता हूं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर लेंगे। आगे चले मित्र, देर न करते हुए, क्योंकि मैं भी आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार पर। तो पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रदेश में अनेक पक्षी विहारों
की स्थापना की गई है। प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार निम्नलिखित हैं, जैसे सबसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार, एक मतलब नवाबगंज झील भी है जो उन्नाव जिले में है। किस जिले में? उन्नाव जिले में। और यह भी नवाबगंज पक्षी विहार है। कंडीशन ये है, जो झील है, कौन सी? जो नवाबगंज जो झील है उसके अंदर ही पक्षियों के संरक्षण के लिए नवाबगंज पक्षी विहार भी उसे घोषित कर दिया गया है। और ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। उन्नाव जिला, जैसे आपने देखा होगा लखनऊ और कानपुर के बीच में जो जिला है, लखनऊ और कानपुर के बीच में जो जिला है वो उन्नाव जिला ही है। वहीं पर आपका नवाबगंज पक्षी विहार है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। प्रदेश का इंपोर्टेंट फैक्ट, नोट माय लॉर्ड, प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है। इसे आप इंपोर्टेंट नोट कर लें मित्र, मेरी तरफ से प्रश्न बन सकता है, प्रश्न बन सकता है, इसे बिल्कुल नोट कर लें। प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? तो नवाबगंज पक्षी विहार, बिल्कुल दिमाग में बैठा ले जाएं। और वर्तमान इसका नाम पूछा जाए, वर्तमान इसका नाम क्या है? तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से इसे जाना जाता है। बताइए यह क्वेश्चन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है कि नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर है? तो उन्नाव जिले में है। और यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, पक्षी विहार है। ये कौन सा? पक्षी विहार है। और वर्तमान समय में इसका जो नाम है, जो अपने देश के कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, जो जिनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी अल्फ्रेड पार्क में, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहां पर है? तो उन्नाव में, वही नवाबगंज वाला। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। उसके बाद देखते हैं सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार मित्र हरदोई में। कहां पर है? कहां पर है? हरदोई में। ये दूसरे नंबर पर है सांडी पक्षी विहार मित्र कहां पर है? हरदोई जिले में। हरदोई जिला मित्र वही है जो आपको इस तरह दिखाई दे रहा है। ये कहां पर है? हरदोई जिले में है। तो पूछा जाता है, सांडी इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि सांडी पक्षी विहार कहां पर है? तो बता ले जाएंगे हरदोई जिले में। जबकि नवाबगंज कहां पर है? उन्नाव जिले में है। सांडी कहां पर है? तो बता ले जाएंगे कि यह हरदोई जिले में है। जो तीसरे नंबर पर आता है लाख बहासी पक्षी विहार। कौन सा मित्र? लाख बहासी पक्षी विहार। कौन सा? तीसरे नंबर पर आता है ये लाख बहासी पक्षी विहार। लाख बयासी पक्षी विहार मित्र कन्नौज जिले में है। किस जिले में? कन्नौज जिले में। लाख बहासी पक्षी विहार कहां पर है? कन्नौज जिले में। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। नोट माय लॉर्ड, इस पॉइंट को नोट कर ले जरूर। यह प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पक्षी विहार है। कौन सा? लाख बहासी पक्षी विहार। कौन सा? लाख बहासी पक्षी विहार। कहां पर है? कन्नौज जिले में। कहां पर है? कन्नौज जिले में। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पक्षी विहार है। जो कौन सा है? लाख बहासी। कहां पर है? कन्नौज जिले में। जबकि सबसे पुराना कौन सा है? नवाबगंज, जिसका वर्तमान नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। जबकि सांडी कहां पर है? हरदोई में। तीनों याद करा दिए, एक बार फिर याद करिए मेरी तरफ से, एक बार फिर याद करिए। नवाबगंज जिसका नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, उन्नाव जिले में। सांडी कहां पर है? सांडी हरदोई में है। उसके बाद तो तीसरा लाख बहासी पक्षी विहार, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पक्षी विहार है। यह कन्नौज जिले में। कहां पर मित्र? कन्नौज जिले में। आशा करता हूं ये फैक्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। आगे चले मित्र, बगैर देरी करते हुए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है मित्र ओखला पक्षी विहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। ओखला झील भी है मित्र, ओखला झील भी है। ओखला झील किस राज्य में? गौतम बुद्ध नगर में। और ओखला पक्षी विहार भी है, ये भी कहां पर है मित्र? गौतम बुद्ध नगर में। बोलो तो ग्रेटर नोएडा, अगर आप सुना आपने ग्रेटर नोएडा, वहीं पर मित्र ओखला पक्षी विहार कहां पर मित्र? तो गौतम बुद्ध नगर। मेरे मित्र बिल्कुल नहीं, स्थापना 1990 में हुई थी। क्या हुई थी? 1990 में हुई थी। गौतम बुद्ध नगर आपका ये है। कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर। और यहां पर कौन सा है? ओखला पक्षी विहार। मेरे भैया बिल्कुल याद कर ले जाओ। वर्दी, अगर आपको वर्दी पहननी है, वर्दी की कसम मैं रियल बता रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन निश्चित इससे मिल जाएगा। और मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, उस तरीके से आप याद कर ले जाएंगे और नोट कर लेंगे और एक अच्छा नोट्स बना लेंगे, तो मैं जानता हूं कि आपका इससे संबंध कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर आपसे कहूंगा, उत्तर प्रदेश की झीलें और भारत की झीलें संबंधी मैंने एक सेशन बना दिया, उस वीडियो का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा, उससे आगे जरूर देख लीजिएगा।
तो देखिएगा आगे दिया हुआ है, ओखला हो गया ग्रेटर नोएडा में है, मतलब गौतम बुद्ध नगर में है। उसका पटना पश्चिम बिहार, पटना पश्चिम बिहार की अपनी एक अलग विशेषता है। देखो पटना पश्चिम बिहार है मित्र, ये एटा जिले में है। किस जिले में है? एटा जिले में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ये कैसा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो जो पटना पश्चिम बिहार है मित्र, कौन सा? पटना पश्चिम बिहार, ये किस जिले में? एटा जिले में। इसको याद रखिए, पटना पश्चिम बिहार कहां पर है? एटा जिले में। ओखला कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर में। उसका समान पश्चिम बिहार कौन सा मित्र? समान पश्चिम बिहार कहां पर है? तो मैनपुरी में। समान पश्चिम बिहार है, समान पश्चिम बिहार मित्र कहां पर है? तो मैनपुरी में है। तीसरे नंबर पर ये है। और सुरहताल पश्चिम बिहार कौन सा मित्र? सुरहताल पश्चिम बिहार, सुरहताल पश्चिम बिहार बलिया में है। क्या मित्र? बलिया में। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं मैं, अगर आप कहें तो बलिया जिला है ना, ये उत्तर प्रदेश वाला, यह उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। एक मानी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। जैसे ये बलिया है मित्र, ये क्या मित्र? मेरे बलिया है। अगर तुमसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, जहां पर सुरहताल पश्चिम बिहार है। कौन सा? सुरहताल पश्चिम बिहार है। सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाए तो ये वाला है सोनभद्र। ये कौन सा जिला है? सोनभद्र। ये सबसे छोटा, मतलब सबसे नीचे दक्षिणी जिला है। और विशेषता बताता रहूंगा आपको, चिंता न करें। सुरहताल पश्चिम बिहार कहां पर मित्र? बलिया जिला में। और समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। लेकिन सुरहताल पश्चिम बिहार है, इसकी अपनी एक अलग विशेषता है मित्र। इसका नाम परिवर्तित किया गया है। इसका वर्तमान नाम क्या है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का जो सुरहताल पश्चिम बिहार है उसका वर्तमान नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार इसका नाम कर दिया है। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। किसका? सुरहताल पश्चिम बिहार का। और ये कहां पर है? तो बता सकते हैं बलिया। बलिया वही जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। आशा करता हूं ये बात समझ में आ रही होंगी। उसके बाद मैंने आपको चारों पश्चिम बिहार इसमें बता दिए। सबसे पहले ओखला बताया, ओखला आपका गौतम बुद्ध नगर में है। पटना पश्चिम बिहार एटा जिले में है। समान पश्चिम बिहार आपका मैंने बताया था कि यह मैनपुर जिले में है। और जो सुरहताल पश्चिम बिहार है जिसका नाम जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार है, यह मोस्टली आपके बलिया जिले में है। ये चारों फैक्ट आपको याद कर लीजिएगा। आगे चले मित्र, आगे दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, यह प्रतापगढ़, राजा भैया वाला प्रतापगढ़ जिले में है। किस जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में। इसे बेतीताल पश्चिम बिहार भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेतीताल पश्चिम बिहार किस पश्चिम बिहार को कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार को कहा जाता है, प्रतापगढ़ जिले में। कहां पर मित्र? प्रतापगढ़ जिले में। सबसे इंपोर्टेंट मित्र कौन? सूर सरोवर। कौन सा? सूर सरोवर पश्चिम बिहार। इसे कीठम, कीठम पश्चिम बिहार भी कहते हैं। क्योंकि आगरा में है, क्योंकि मैं आगरा का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है कि कीठम पश्चिम बिहार कौन सा है। कीठम पश्चिम बिहार का दूसरा नाम क्या है? तो सूर सरोवर पश्चिम बिहार भी से कहते हैं। यह आगरा में स्थित है। कहां पर मित्र? आगरा में स्थित है। और एक बात और है, इसमें 100 से अधिक, कितनी? 100 से अधिक इसमें पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और यह इसे 2009 में रामसर साइट में शामिल कर लिया गया। इसे सूर सरोवर को वर्ष 2009 में रामसर साइट में सम्मिलित कर लिया गया है। मैं जब भी तो कह रहा हूं, जो लेक, जो झीलों वाला जो टॉपिक है उसे मित्र एक बार जाकर जरूर देख लीजिए। तो सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहां पर है? आगरा में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क है वो पश्चिम बिहार है। ये भी आपका कहां पर? प्रतापगढ़ जिले में, जिसे बेतीताल पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता है। ये बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। उसके बाद अगला देखिए, समस्तपुर पश्चिम बिहार। कहां पर मित्र? समस्तपुर पश्चिम बिहार। ये मोस्टली कहां पर है? रायबरेली में। कहां पर मित्र? रायबरेली में है। कहां पर है? रायबरेली में। कौन सा? समस्तपुर। समस्तपुर पश्चिम बिहार कहां पर है? रायबरेली। रायबरेली आपका ये रहा। और पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार। कौन सा मित्र? पार्वती अरंगा। अरे ये तो वही नाम है जो झीलों के नाम रखे गए।
पार्वती अरंगा झील किस जिले में, तो गोंडा जिले में मित्र। और उसी को ही वहां पर झील में पक्षी आते हैं, इसलिए उसे पक्षी विहार घोषित कर दिया गया है। तो पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहां पर मित्र, गोंडा जिले में। किस जिले में है, गोंडा। उत्तर प्रदेश का ये गोंडा जिला है जो नेपाल से सटा हुआ है, गोंडा। अच्छा, आपको ये बताना है उत्तर प्रदेश के कितने जिले, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। कितने जिले हैं जो नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए, पार्वती है वो गोंडा में है, समसपुर पक्षी विहार है वो आपकी रायबरेली में है, और उसके बाद बखीरा पक्षी विहार, इंपोर्टेंट मित्र, इंपोर्टेंट बहुत। ये क्वेश्चन, ये जो पक्षी विहार है बहुत बार पूछा गया है कि बखीरा पक्षी विहार किस राज्य में, किस जिले में है, तो संत रविदास नगर। किस मित्र, संत रविदास नगर में है। कहां पर मित्र, संत रविदास नगर में है। तो देखिए, एक बार फिर छोटा रिवीजन कर लीजिए, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहां पर है, तो प्रतापगढ़ जिले में। इसका नाम बैतीताल पक्षी विहार भी है। उसके बाद सूर सरोवर पक्षी विहार है जो आपके आगरा जिले में है। यहां पर इसको कीठम पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, और यहां पर 100 से अधिक पक्षी की प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद समसपुर पक्षी विहार है, वो आपका रायबरेली में पाया जाता है, समसपुर पक्षी विहार। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा जिले में पाया जाता है, गोंडा वही जो नेपाल सीमा रेखा बनाता है। और बखीरा पक्षी विहार संत रविदास नगर में पाया जाता है। किस मतलब, संत रविदास नगर में। इसे इंपोर्टेंट नोट कर लीजिए मेरे भाई, इसे नोट कर लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको देखना चाहिए। राजस्थान का केवलादेव अभ्यारण्य साइबेरिया क्रेन नामक प्रवासी के लिए जाना जाता है। जो आपने देखा होगा, जैसे हमारे इंडिया में सर्दी पड़ने से पहले बरसात टाइम में मोस्टली मतलब जिन्हें हम बोलते हैं गांव की भाषा में स्वर्ण पताली के नाम से जानते हैं, ऐसे जिन्हें मोस्टली साइबेरिया से, रूस का जो क्षेत्र है, रूस के ऊपर का क्षेत्र है, उसे साइबेरिया कहा जाता है। वहां से वहां से पक्षी आते हैं और वो कहां रुकते हैं, राजस्थान के केवलादेव अभ्यारण्य में रुकते हैं। वहां पर अपना प्रजनन क्रिया करते हैं और प्रजनन क्रिया करके बच्चों को लेकर के चले जाते हैं, और ये मोस्टली उसके लिए जाना जाता है। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट था जो मैंने आपको दे दिया। आगे देखें, आगे मैं तो बताना चाहता हूं मैं, अब हम लोग वेटलैंड की ओर चलते हैं। किसकी ओर, वेटलैंड की ओर। बोले तो आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता हूं, अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है मित्र, मेरे बताइए। अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि वेटलैंड डे कब मनाते हैं? आपसे क्वेश्चन है मेरा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की आर्द्र भूमि है जो वेटलैंड एरिया है, वो कैसा है? वेटलैंड एरिया उसे कहते हैं जो झील टाइप का होता है, दलदली क्षेत्र होता है। क्या होता है? दलदली क्षेत्र होता है, इस टाइप का पानी भरा होता है, उसमें तमाम प्रकार की वनस्पति उगाती है, दलदली क्षेत्र होता है, उसे वेटलैंड नाम से जाने जाते हैं। देखिए, दलदली या नम भूमि क्षेत्र को वेटलैंड आर्द्र भूमि कहा जाता है। आर्द्र भूमि वैसे क्षेत्र होते हैं जहां प्रचुर मात्रा में नमी होती है। क्या होती है? नमी देखी जाती है। जैव विविधता, जिसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, की दृष्टि से आर्द्र भूमि अत्यधिक संवेदनशील होती है। किसकी दृष्टि से? जैव विविधता की दृष्टि से, जिसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, की दृष्टि से बहुत संवेदनशील, सेंसिटिव एरिया होता है ये, क्योंकि इस स्थान पर विशेष प्रकार की वनस्पति उगती है और उगती है। वनस्पति के फलने फूलने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि उस प्रकार का वहां पर उन्हें अनुकूल वातावरण मिल जाता है। देखिए, 1971 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्र, इसे फैक्ट को मेरी तरफ से आप नोट कर लीजिए। कसम से, अगर क्वेश्चन आपको नहीं मिला, ये आप कोई भी एग्जाम देते हैं, आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर मिलेगा। ये फैक्ट आपको मैंने जस्ट अभी आपसे पूछा था कि वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, तो मैं ही इसका आंसर देता हूं, आप नहीं बताओगे, क्योंकि आप इतने आलसी हो कि अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकलोगे। वेटलैंड डे है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं मेरे मित्र? एक क्वेश्चन आपका तैयार कर दिया मैंने, 2 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं हम लोग। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। अब इस फैक्ट को देखिए आप, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। साल 1971 में, कब मित्र? साल 1971 में 2 फरवरी के दिन विभिन्न देशों ने ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान का एक शहर है रामसर, ईरान का, जैसे भारत का एक शहर है दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, कानपुर, ये भारत के शहर है, ऐसे ईरान का शहर है, राजधानी नहीं है, ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान का शहर है रामसर में दुनिया की आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर
किए गए थे। ऐसा हुआ था, विश्व के जितने भी देश थे वह 1971 में 2 फरवरी 1971 में मोस्टली विश्व के जितने भी देश थे वहां पर उन्होंने मीटिंग की और 2 फरवरी के दिन ही जितने भी वर्ल्ड में, दुनिया में वेटलैंड एरिया हैं, आर्द्रभूमि जो स्थल हैं, क्षेत्र हैं, उसके लिए संरक्षण के लिए, उनकी देखरेख के लिए, उनकी निगरानी के लिए क्या किया गया था, हस्ताक्षर किए गए थे। कब? 2 फरवरी 1971 में। कहां पर? ईरान के रामसर में। किस मित्र? रामसर में। और इसी दिन हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। अब बताओ मेरे चच्चा, भूलोगे तो नहीं? प्रदेश के प्रमुख आर्द्रभूमि क्षेत्र निम्नलिखित हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से आर्द्रभूमि जो क्षेत्र हैं, एरिया हैं, उनको देख लीजिएगा। जैसे ऊपरी गंगा, सबसे पहले ऊपरी गंगा नदी, ऊपरी गंगा नदी, ये मोस्टली जो नरौरा परमाणु संयंत्र केंद्र है, जो कहां पर है? बुलंदशहर में। कहां पर है? बुलंदशहर है, वहां पर है ये ऊपरी गंगा नदी। कहां पर है? बुलंदशहर में। नवाबगंज, वही उन्नाव वाला नवाबगंज, पश्चिम बिहार, इसे भी वेटलैंड का दर्जा दिया गया है, आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है। पार्वती वही जो कहां पर है? गोंडा में। मतलब कहां पर? गोंडा में। पार्वती अरंगा, पश्चिम बिहार कहां पर है? तो बताया था, जिसे आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है, ये भी गोंडा में। समसपुर, पश्चिम बिहार, ये रायबरेली में है। सांडी, पश्चिम बिहार, ये हरदोई में है। और उसके बाद जो बखीरा, पश्चिम बिहार, कौन सा मित्र? बखीरा, पश्चिम बिहार, ये संत कबीर नगर में। किस मित्र? संत कबीर नगर में। कुछ बातें उन्होंने देख लीजिए। प्रदेश का, मतलब उत्तर प्रदेश का, किसका मित्र? उत्तर प्रदेश का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र गंगा नदी क्षेत्र को घोषित किया गया था। भारत की बात की जाए तो भारत का प्रथम रामसर स्थल चिल्का झील है। कौन सी? चिल्का झील है, जिसे 1981 में इसे आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया था। आशा करता हूं कि ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। उत्तर प्रदेश में कितने वेटलैंड स्थल हैं? तो 1, 2 ऊपरी गंगा, 1 नवाबगंज उन्नाव में, 2 पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार गोंडा में, 3 समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में, 4 सांडी पश्चिम बिहार, 5 हरदोई में है ये, और बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर, 6 वेटलैंड स्थल हैं। कितने मित्र? 6 वेटलैंड। अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं तो 6 हैं मित्र। कितने? 6 हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, अब हम चलते हैं वन्य जीव संरक्षण हेतु कार्यक्रम। वन्य जीव संरक्षण हेतु कार्यक्रम, तो देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको नोट करनी पड़ेगी। देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिएगा। देखिए वन्य जीव संरक्षण हेतु कार्यक्रम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट टाइगर नहीं है, प्रोजेक्ट मित्र एलिफेंट है। हाथियों के संरक्षण के लिए प्रदेश में केंद्र सरकार ने 1992 में, कब मित्र? 1992 में यह योजना चलाई थी। पूछा जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत प्रदेश में कब की गई थी? तो 1992 में, 1992 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्र, इनको आपको याद कर लेना चाहिए, मेरी तरफ से आपको रट लेना चाहिए। जिस तरीके से सांसों की जरूरत है जैसे जीने के लिए, इसी तरीके से अध्ययन के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये सब चीजें उसी तरीके से जरूरी हैं। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? केंद्र सरकार ने कब की थी? 1992 में। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, कब की गई थी, वो आपको बताता हूं। दुधवा, उसके बाद जो टाइगर प्रोजेक्ट था मित्र, उसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1972-73 में हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व के लिए केंद्र की सहायता से 112 सदस्यीय टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स का गठन किया गया था। और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हेबिलिटी, प्रदेश के सभी वन्य जीवों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2002-2003 में। मित्र इसे पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हैबिटेट्स, इसकी शुरुआत कब की गई? 2002-2003 में की गई थी, चलाई गई थी ये प्रदेश सरकार द्वारा। प्रदेश के सभी पक्षी अभ्यारण्यों का भी इसी योजना में शामिल किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है मित्र। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हैबिटेट्स की शुरुआत की गई 2002-2003 में। इसके तहत जितने पक्षी विहार हैं और वो हैं उनको शामिल किया जाता है। घड़ियाल, हाँ, घड़ियाल प्रजनन केंद्र, घड़ियाल प्रोजेक्ट जो प्रजनन केंद्र में
विलुप्त होती है प्रजातियों के लिए एक संरक्षण किया गया है। इसके लिए योजना चलाई गई है सरकार द्वारा कि लखनऊ जनपद के कुकरेल वन, कौन से कुकरेल वन, और बहराइच के कौन से कतरनिया घाट में इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। यहां पर इनके अंडों का संग्रह किया जाता है। किसका? अंडों का संग्रह किया जाता है। किसके लिए? घड़ियाल के लिए। आगे देखिए, प्रदेश के वन्यजीव संरक्षण से महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, उनको और देख लीजिएगा, बस खत्म होने वाला है। प्रदेश में सारस, जिसे आप सिरसा बोलते हैं, गिद्ध बोलते हैं, कौवा जैसे पक्षियों की कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। गिद्ध तो आपके बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया हरियाणा में। वैज्ञानिकों के अनुसार गिद्धों और कौवों में असामयिक मृत्यु का मुख्य कारण एक दवा होती है, जिसका नाम है डिक्लोफेनियस रसायन। ऐसा होता है, जो डिक्लोफेनिक एक दवा होती है, जो पशु खा लेता है, पशु वो मर जाता है, उसे कौवे या गिद्ध खा लेते हैं, तो उनके साथ भी खाने के बाद वो भी मर जाते हैं। इस तरह से ये गिद्ध और कौवे मोस्टली विलुप्त हो रहे हैं, जो मृत पानी में विद्यमान होते हैं। प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला रात्रि वन्यजीव पार्क, जिसे नाइट सफारी पार्क कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नाइट सफारी का निर्माण किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। ग्रेटर नोएडा में, कहां पर? जो कहां पर? मतलब गौतम बुद्ध नगर में। ये कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा में रात्रि वन्यजीव पार्क, जिसे नाइट सफारी के नाम से जाना जाता है, स्थापित किया गया है। अच्छा, लाइन सफारी है। लाइन सफारी इसे इटावा में स्थापित किया गया है। कहां पर मित्र? इटावा में। नाइट सफारी कहां पर है? ग्रेटर नोएडा में। लाइन सफारी कहां पर है? इटावा में है। उसके बाद प्रदेश के 2 प्राणी जूलॉजिकल पार्क, उद्यान इस तरीके से प्रदेश में मित्र, कौन कौन से? एक तो कानपुर में है। कहां पर? कानपुर में जैविक उद्यान है। और लखनऊ में कौन सा? नवाब वाजिद अली शाह जैविक उद्यान। जो लखनऊ के अंतिम नवाब थे, लखनऊ के अंतिम नवाब थे, जिसे अंग्रेजों ने उन्हें हटा दिया था, उनका नाम क्या था? नवाब वाजिद अली शाह। उन्हीं के नाम पर जैविक उद्यान रखा गया। वो कहां पर है? लखनऊ में। तो 2 आपके प्राणी उद्यान है, जिनका नाम क्या है? कानपुर जैविक उद्यान और नवाब वाजिद अली शाह जैविक उद्यान, जो लखनऊ में है। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही है। जो भी फैक्ट है मित्र, बहुत, यदि ये मेरा सेशन था, यह दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, तो आशा करता हूं कि दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और शानदार इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको मैं पढ़ाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ये तो वादा है। तो ये सेशन आप तक पहुंचते रहोगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।